तो चलिए आज हम पढ़ते हैं इतिहास का पहला अध्याय। अध्याय 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह सुर्खी पर पड़ी, यानी न्यूज पर पड़ी, हेडलाइन पे पड़ी कि 100 साल पहले। वो सोचने लगी और कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। ठीक है। कैसे पता लगाएं या जानने के लिए कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो, अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिससे उस समय की स्मृति हो। यानी हम पुराने लोगों से बात करते हैं जब तो हमें पता चलता है, बहुत चीजें पता चलती हैं कि अच्छा ऐसा भी हुआ था, ऐसा भी हुआ था, तो ये चीजें हम पता कर लेते हैं। अदरवाइज हम अखबार की मदद से, टेलीविजन की मदद से भी अपना बैक पास्ट देख सकते हैं कि पास्ट में क्या क्या हुआ था, क्या क्या हुआ। ठीक है, समाज में। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जान सकता। बहुत पहले के बारे में तो कोई नहीं जान सकता। तो अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। देखो, अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आर्किटेक्टों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, पंडित, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे, लोग कहाँ रहते थे। अब देखो, मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में है, पेज 2 में है, नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो हम वहाँ पे जब पहुंचेंगे तो हम देखेंगे कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखिर शिकार भी करते थे। ठीक है। अब हम आगे पेज 2 पर। तो पेज 2 में देखो मानचित्र हमें मिल गया। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो सबसे उत्तर में हम देखते हैं ये उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम। देखो पश्चिम में एग्जैक्टली किर्थर बना हुआ है, फिर सुलेमान लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे सुलेमान और किर्थर पहाड़ियां हैं। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ठीक है, ये लोग गांव में रहते थे। अब देखो उत्तर पूर्व में आ जाओ। उत्तर पूर्व में देखो गारो पहाड़ियां हैं, ये बिल्कुल जस्ट पूर्व में देखो गारो पहाड़ियां दिख रही है हमें, और मध्य भारत में देखो विंध्य पहाड़ियां दिख रही हैं। लिखा है विंध्य पहाड़ियां बीच सेंटर में। तो ये चीजें उसने क्या लिखा है कि पता लगाओ, तो हमने पता लगा लिया। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ इस कृषि का विकास हुआ, यानी खेती का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो विंध्य के उत्तर में स्थित थे, जहाँ विंध्य के जस्ट ऊपर साइड को सबसे पहले चावल उगाया गया। ठीक है। फिर अब वो कह रहा है कि मानचित्र पे सिंधु तथा इसके सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो देखो सिंधु नदी तो हमें दिख रही है ना, मानचित्र में जाओ तो सिंधु नदी तो हमें दिख जाएगी। ये देखो पश्चिम में हमें दिख रही है सिंधु नदी, कीर्तन नदी पहाड़ी के बगल में। ठीक है, बट नीचे साइड को। बट अब उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करना है। तो सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं पहाड़ नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा वो इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा के सहायक नदी सोन का पता लगाओ। तो हम अगेन क्या कहते हैं, मानचित्र में देखते हैं तो सोन नदी हमें लिखी हुई दिख रही है ना, और गंगा नदी भी हमको दिख रही है। ठीक है, गंगा नदी के नीचे ही सोन नदी भी दिख रही है। ठीक है, तो ये इसकी सहायक नदी है गंगा की। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध। अच्छा, जो गंगा की जो नीचे का साइड है ना, गंगा नदी के जो नीचे का जो है वहाँ पे आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ दक्षिण का, क्योंकि दक्षिण नीचे का है ना, तो इसके आसपास का जो क्षेत्र है प्राचीन काल में मगध यानी वर्तमान में बिहार जिसको कहते हैं के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उप महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, क्योंकि इतने बड़े बड़े पहाड़ है, रेगिस्तान है, बहुत सारी चीजें होती थी, बहुत सारी डिफिकल्टी होती थी, परेशानियां होती थी। तो ये जोखिम भरी यात्रा होती थी क्योंकि सड़कें नहीं थी उतनी अच्छी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। यानी एक स्थान पर कहीं बाढ़ आ गई या कुछ हो गया,
कुछ भी मतलब प्राकृतिक आपदा आ गई तो फिर उनको अपना स्थान बदलना पड़ता था। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेके स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। अब देखो मानचित्र एक, जो मानचित्र एक हमें दिख रहा है, इसमें दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, दक्षिण एशिया यानी आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन और तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। ठीक है, दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। दक्षिण एशिया को क्या कहा जाता है? प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी विशालता तथा बाकी जो एशिया है, बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं आजकल लोग यात्राएं क्यों करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो, अगेन हम मानचित्र एक को देखते हैं तो इसमें क्या कहा गया। देखो मानचित्र एक को हमने देखा तो इसमें क्या कहा गया है, पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा कि वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। जिसने सोचा कि हम कर सकते हैं, हम इन पर्वतों को पार कर सकते हैं, हम समुद्र से पार जा सकते हैं, तो उन लोगों ने क्या करा, वो वाकई में पर्वतों तक पहुंच पाए, गहरे समुद्र को पार कर पाए। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों की इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया, यानी खुशहाल बनाया, बहुत परिपूर्ण किया। कई 100 साल से लोग पत्थरों को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। ठीक है, देश के नाम, अब अगली हेडिंग है देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द किससे बना? देखो, इंडिया शब्द इंडस से मिला, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों, देखो 2500 वर्ष पूर्व जो ईरानी आए वो भी उत्तर पश्चिम साइड से आए, जहां को आज पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान देश है की ओर से ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदूज अथवा इंडोज और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अच्छा, तो इंडिया यहाँ से आया है। ठीक है, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। भारत लोग किसको कहते थे? भारत उस क्षेत्र को कहा था, उत्तर पश्चिम का जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला साइड है, उस साइड के जो इन भारत के जो लोग थे उनको हम क्या कहते थे? भारत कहते थे। मतलब इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है कि उस टाइम के उस क्षेत्र के लोगों को, उत्तर पश्चिम के क्षेत्र के लोगों को भारत कहा जाता था। ये कहाँ मिलता है उल्लेख? संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। फिर बाद में लोगों ने इंडिया हमारे देश के लिए कहने लगे। पर पहले क्या होता था, उत्तर पश्चिम के जो लोग थे वहां पे जो क्षेत्र था, यानी उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था, उसको हम क्या कहते थे? इंडिया कहते थे। हम नहीं कहते थे, मतलब जो पहले के जो लोग हैं उन लोगों ने वहां पे के नाम एरिया को इंडिया कहना स्टार्ट किया। पर बाद में क्या हुआ, पूरे देश को ही इंडिया का नाम मिल गया। ठीक है, जिसे भारत भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अतीत के बारे में कैसे जाने? अतीत के बारे में हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं अतीत की जानकारियां। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। पांडुलिपि किसको कहते हैं? जो हाथ से लिखी लिपियां हैं उनको पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ है हाथ से लिखा है, निकला है। ठीक है, तो हाथ से निकला है मीन्स हाथ, देखो जो पांडुलिपि है इसको इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, और जहाँ मेन्यू का अर्थ क्या है? हाथ है, तो हाथ से रिलेटेड होने के कारण हाथ से लिखी गई जो चीजें हैं उसको पांडुलिपि कहा जाता है। इसलिए
इसका नाम पांडुलिपि है। ठीक है, ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में जो उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल है उससे तैयार जो भोजपत्र है उस पर लिखी जाती थी। देखो पहले से कागज भी नहीं हुआ करता था, तो तब पत्तों पे क्या करा जाता था, पूरी किताबें लिख दी जाती थी, है ना। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया और कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्राय यह पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं, यानी उभारे गए मीन्स उसमें उकेरे गए हैं। ठीक है, पत्थर तथा धातु में उकेरे गए। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि उन लोगों ने देख सके, पढ़ सके, उनको पालन कर सके, यानी पत्थरों में इन धातुओं पर खुदवाया करते थे। ठीक है, कुछ भी उपदेश। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं, यानी खुदवा के लिखवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जुन विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। किस पे? पत्थरों में या फिर धातुओं में, उन पर लिख दिया करते थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। ठीक है, पुरातत्वविद किसको कहते हैं? जो ऐसी वस्तुओं का, अतीत में पाई जाने वाली वस्तुओं का अध्ययन करता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो पुरातत्व का इनका काम क्या होता है? पुरातत्वविद का जो काम होता है वो होता है पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करना। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातुओं की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। ठीक है, अब देखो बाएं एक चित्र क्या लिखा है? एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र का ये चित्र बना हुआ। इस तरह के पात्रों का उपयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं ओर क्या है? एक पुराना चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों में से यह सिक्का कैसे भिन्न है? तो बहुत ज्यादा भिन्न है ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज और लिखी है। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। देखो, यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आगे देश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम कब पढ़ोगे? अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं, हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों तथा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं, तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है ना। अब देखो पुरातत्वविद औजारों, हथियारों, बर्तन, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी, कुछ धातुओं की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। ठीक है, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इतिहासकार भी वही क्या होते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोज हो जाता है। जब हमें कोई चीज मिलती है तो उससे रिलेटेड हमें बहुत सारी बातें पता चलती हैं, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनः निर्माण करते हैं। ठीक है, करते जाते हैं।
अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कोई भी अतीत की चीजें मिली तो ये लोग उसका अध्ययन करते हैं और बताते हैं फिर हम लोगों को कि इससे क्या उस टाइम पर हुआ होगा, किस तरह की चीजें हुई होंगी। अतीत एक या अनेक। अब देखो, अतीत यानी कल, जो बीता हुआ कल है, एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की और ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था, है ना। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा करते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। ठीक है, जबकि शिकारी मछुआरे संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में भी मदद मिलती है। देखो, राजाओं ने तो अपने बारे में पत्थरों में लिख दिया, धातुओं में खुदवा दिया, बट जो नॉर्मल जो छोटे लोग हैं जैसे शिकारी मछुआरे, ये लोग क्या है, उनके सामने कम है, तो ये लोगों को इतना नहीं वो हुआ कि ये लोग कुछ लिख पाए, अपने कार्यों को लेखा जोखा कर पाए। कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, कुछ होंगे, तो इस तरीके से बहुत सारी जो परेशानियां उनके साथ आई, तो उनको क्या हुआ, अपने कार्यों का लेखा जोखा कहीं पर लिखने में विवश नहीं हो पाए। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना चाहिए, यानी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम नहीं जानते अभी भी इन लोगों के बारे में, लेकिन काफी मदद हमें मिली है इन पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के बारे में। अंतर हमें कुछ भी नहीं पता चल पाता है, क्योंकि अब वो चीज बीत चुकी है, तो हम उसके बारे में कैसे जानते। बहुत चीजें नष्ट हो गई थी, बहुत चीजें दब चुकी थी, बट इन इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का इतना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है इतिहास को हमें फिर से याद दिलाने में। ठीक है, तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, अथवा 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में मानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, ठीक है, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट है। बीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट में ईसा से पूर्व। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ई लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। एनो डोमिनी यानी ईसा मसीह का जो जन्म हुआ उसके वर्ष से स्टार्टिंग है, और बीसी का मतलब है ईसा से पूर्व। ठीक है, कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई शब्द अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, सीई का मतलब कॉमन ईरा, सी फॉर कॉमन एंड ई फॉर ईरा, तथा बीसीई का मतलब बिफोर कॉमन ईरा, बी फॉर बिफोर, सी फॉर कॉमन एंड ई फॉर ईरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 2 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षर का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से है। तो देखो अन्यत्र यानी अन्य चीजें, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों से में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव हो चुका है। विद्वान कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की प्रसिद्ध कहानी
उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका का एक देश है मिस्र, वहां से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों यानी यूनानी तथा मिस्र लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया यहाँ राजा और रानियों के नाम पर एक छोटे से फ्रेम में लिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अलग बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर, ए के लिए चिड़िया के चित्र बने। एक प्रकार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए, तो वे आसानी से अन्य अभिलेख को भी पढ़ सके। तो देखो यहाँ पे लिखा है ना, के फॉर ये, एल फॉर शेर, है ना। इस तरह से बहुत सारे चित्र बने हैं और उनके लिए कोई अल्फाबेटिकल लेटर प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों ने अलग अलग लिपियों के बारे में जो ज्ञान था उसके अकॉर्डिंग बताया कि इसमें इसका अर्थ क्या है। ठीक है, ट्रांसलेट करा उसको। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर क्लियर होता है। हमने आज ये चैप्टर पढ़ा, इतिहास का पहला चैप्टर। आई थिंक सबको पसंद आया होगा, है ना। तो इस चीज के बेसिस पे जब आपको चैप्टर क्लियर हो जाता है तो इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन इजीली कर पाते हैं। तो थैंक यू।